नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हमारे जो खास कार्यक्रम है ये मुख्यतः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो विकास यात्रा है, पिछले 11 सालों में उन्होंने जो देश के लिए किया है और देश उनके जो कार्यकाल में आगे बढ़ा है, हम उस पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हम स्वागत करेंगे जीवेश रंजन सिंह जी का, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रदीप कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दोनों राज्य के जो राजनीतिक मसलों पे तो नज़र रखते ही हैं। जीवेश रंजन सिंह जो संपादक हैं प्रभात खबर के, तो राज्य के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तमाम मसलों पे जो है इनकी पकड़ है। तो आज हम इनको खास तौर पे इसीलिए चर्चा करने के लिए बुलाए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ। जो विकास यात्रा की बात कर रहे हैं वो यात्रा कहाँ तक पहुंची है। तो हम चर्चा की शुरुआत जीवेश जी से ही करते हैं। जीवेश जी, आप क्योंकि एक लंबे अरसे से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं इसे 11 साल में? अमन जी, हम अगर पूरे राज्य, देश और हर घटनाक्रम को अगर हम लोग रखें निगाह में, तो एक चीज़ तो साफ है कि विश्वास बढ़ा है। हम सबका विश्वास बढ़ा है और हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये लगने लगा है कि ये तो हमारे हित में होगा, ये तो हमारे पक्ष में आ जाएगा। और चीज़ें हम सबके पक्ष में आती गईं और आज के डेट में हमको लग रहा है कि हम और करीब चले जाएंगे। इसी तरीके से हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने हर मोर्चे पर अपने आप को रखा और बहुत ही मजबूती से रखा। और हालिया घटनाक्रम अगर उस पर हम लोग चर्चा करें तो बड़ी मज़ेदार है कि हम सबको लगा कि ये क्रिकेट मैच, वो कई धड़े में लोग बढ़ गए कि क्रिकेट मैच क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ परास्त भी किया और महसूस भी कराया कि हम खेल के भी जीतेंगे, पटक के भी जीतेंगे, और हम आपके साथ कौन सा संबंध रखना चाहते हैं, किस तरीके से, चूँकि एक बहुत बड़ा मंच था क्रिकेट, सब में, पूरे हर देश में, हर नागरिक में, हर व्यक्ति में किसी देश का हो रचा बसा हुआ है। तो वहाँ पर ये मैसेज देना कि हमने आपको परास्त भी किया, हमने खेला भी, हम मैदान छोड़कर नहीं भागे, लेकिन हमने एहसास कराया कि हम आपसे नहीं प्यार करते हैं। अपनी शर्तों पे जीने वाला भारत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास है जी। ये प्रदीप जी, विश्वास कोई एक दिन में नहीं आता है। जीवेश जी ने बहुत सही कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में विश्वास है कि अगर कोई संकट आया है, कोई मामला आया है, तो उसका समाधान निकलेगा और आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत ऊपर लेवल का समाधान निकलेगा। आप की क्या राय है इस मसले पे? देखिए, उसी बात को चूँकि आपने आगे बढ़ाया है, तो विश्वास की जहाँ बात है, तो 2014 के पहले की अगर हम बात करें, 2004 के बाद जो यूपीए की सरकार आई, 2009 में रिपीट हुई, लेकिन देश में अविश्वास का माहौल जो है वो यूपीए के सेकेंड टर्म के दौरान ही बनने लगा था। और 3-4 साल के दरमियान आप देखेंगे कि घोटाले दर घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ के घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले हुए, और देश में एक अविश्वास का माहौल जो है वो बना। उस अविश्वास के माहौल से 2014 में नरेंद्र मोदी को लोगों ने आगे ला करके चुना। तो इसकी वजह ही सबसे बड़ी ये थी कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारा जो इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों को लेकर के पिछड़ रहा है। तो उस विश्वास को कायम करने के लिए, और आज देखेंगे कि आप 11 साल में, ये तीसरा टर्म है नरेंद्र मोदी जी का, तीसरे टर्म में किसी प्रकार की कोई अविश्वास की बात नहीं हुई और बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम हुए। पूरी दुनिया जो है वो वैश्विक आपदा कोरोना से 2 साल 2.5 साल तक जो है वो प्रभावित रही बुरी तरह से। और उस दौरान भी पहले दिन से मुझे याद है, जब 2020 में पहले दिन से लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते थे, तंज कसते थे, लेकिन देश में लोगों को एकत्र करना किसी इशू को लेकर के, और लोगों को संगठित, अपनी बातों को भी कम्युनिकेट करना, तो उन्होंने बात भी कम्युनिकेट की। और वैक्सीन का निर्माण, एक तय समय में वैक्सीन का निर्माण सिर्फ अपने ही देश के लोगों को सुरक्षित नहीं किया, ये जो भारत
भारत की जो सबसे बड़ी मजबूती है, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते जो देश की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी, और जो हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, तो नरेंद्र भाई मोदी ने वो जो संस्कार है भारत का, उस संस्कार को भी आगे बढ़ाया, एक विश्वास का माहौल कायम किया और एक नारा दिया गया, राष्ट्र प्रथम का नारा, नेशन फर्स्ट का नारा। और आप देखेंगे कि कभी जब भी भारत में इस तरीके के या पुलवामा का अटैक हुआ, अभी हाल में जो अटैक किया पाकिस्तान के जो संरक्षण वाले आतंकियों ने पहलगाम में, उसके बाद तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत तो अब ये भारत जो है ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और ये अपने दुश्मनों के घर में घुस करके मारता है। तो ये आतंकवादी घटना हुई है तो मोदी जी इसका करारा जवाब देंगे, और दिया उन्होंने ऑपरेशन इसी प्रकार की बात, विश्वास का माहौल कायम किया। ये बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी ने। वो एक बात होती है ना कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर घर का कोई मुखिया है तो हमारी समस्याओं को वो देख रहा है, एक अदृश्य हम मान के चलते हैं कि एक शक्ति है जो हमारे हर चीज को देख रहा है। वो हम लोगों ने महसूस किया पिछले ये 11 वर्षों में कि अगर कोई बात हो बच्चों का, तो अभी जैसे कुपोषण और बच्चों में फैट का बढ़ना, सोचिए कितना वो सामान्य बहुत ही इग्नोर करने वाली चीजें हैं, लेकिन इस पर इतनी मजबूती से कदम उठाए गए हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और खास तौर पे जो मन की बात का जो श्रृंखला था वो टच करने वाला। आप हर श्रृंखला में देखिए ऐसी शख्सियत की बात होती है, हेल्थ को लेके जो वो देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हमारे जो नए आ रहे हैं, युवा जेएनजी कहते हैं जी, वो कितने मोटापा के शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा तेल खाने से हमारे जैसे लोग जो है कैसे नुकसान में है। तो प्रधानमंत्री जी इस बात को ही पकड़ा, मुझे लगता है पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री इस बात की चिंता व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल वही हमने कहा कि ये भारत जो है ना, ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है ही, हम भावनात्मक रूप से अगर हम अपने पुरातन में जाएंगे तो हमने भावना के रूप में, हमने अपने सिद्धि के रूप में, अपने प्रसिद्धि के रूप में हम लोगों ने अपने देश का नाक ऊंचा किया और वैसे रखा। हम भावनाओं में जीने वाले देश के नागरिक हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे देश को अगर एक करके रखने की जरूरत है और रखना होगा, तो आपको ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो हर चीज को देखे और चीजों पर उसको बहुत ही मजबूती से पकड़ के और काम करे। दूसरी बात एक जो मार्के की है, जो हर आदमी को देखना चाहिए। देखिए योजनाएं बनती हैं, योजनाएं चलती रहेंगी, अनवरत हम उस पर चर्चा करते रहेंगे कि हम ऊंचे पहाड़ों पर हम लोगों ने ट्रेन चलवाया, हम टनल बनवा रहे हैं, हम उन जगहों पर चले जा रहे हैं जहां कोई जा नहीं सकता था, हम स्वदेशी का जो नारा दिए, ये इन सब पर सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि अब तक क्या होता था कि बाहर से चीजें आई, हमारे पास सस्ते में आ गई, लेकिन हमारा जो मेन लोकल कारीगर है, जो हमारे एक से बढ़ के एक कारीगर हमारे यहाँ, तो लोकल फॉर वोकल की जो स्थिति बनाई गई अपने देश में, और सब कुछ नारा दिया गया और चीजों को किया गया। और मन की बात में ऐसे ही लोग आते हैं जब सामने, एकदम वो गांव से निकले हुए जो बताते हैं कि हमने कैसे प्रयोग किया। और ये झारखंड में कई ऐसे झारखंड जो लाइब्रेरी या जो खेती से जो आगे बढ़ रहा है, तो तमाम वैसी महिलाएं, वैसी बहनें, वैसे किसान, ये जब सामने आते हैं और उनकी बातें होती है, और फिर इनके पैटर्न पर जब देश में कहीं ना कहीं काम होता दिखता है, तो ये सच में है कि एक परिवार है, और सच में भारत एक परिवार है। और भारत, अखंड भारत को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत थी, और इसी तरीके से समेकित रूप से चीजों को लेकर चलने के लिए ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो हम अगर हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि भारत में सबको बोलने की आजादी है। ये ऐसा देश है कि हम खुल के अपनी बात रख सकते हैं, अपने किसी की आलोचना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन सब से परे जब एक बार आप दिल पर हाथ रख के सोचेंगे, तो आपको लग रहा है कि लगेगा, और लगना भी चाहिए कि सच में अच्छा हो रहा है। और फ्यूचर को देखते हुए अगर किसी चीज़ की प्लानिंग हो रही है, हम कल कहाँ जाकर रुकेंगे, हमारा यूथ कहाँ जाएगा। और यूथ सिर्फ नौकरी नौकरी एक और पैटर्न था। हम लोग सब आदमी उस उम्र को पार किए हुए हैं कि जब था कि हम पढ़ाई के, हमको लगता था सरकारी नौकरी मिले और ये करे। जब एक हुआ कि नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो साहब, आप काम करो, आप लाओ स्टार्टअप बिल्कुल कई योजनाएं उसको लेके निश्चित तौर पे। तो ये मेरा अपना मानना है कि एक और इशू है जो बहुत गौर करने वाला है। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी,
प्रधानमंत्री जी ने जो समाज के जो विभिन्न तबके हैं उनके सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम किया। खासतौर पर आप देखिएगा, आप अगर पिछले 10 साल में 11 साल में आप एक बदलाव देखिएगा कि लोग जो है वो जनजातीय समाज की बात तो करते थे, लेकिन जनजातीय समाज को वो अधिकार या वो उनको जो जितने उनकी प्रतिभा को नेशनल लेवल पे जो उभार के लाने का काम कोई नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जनजातीय और खास आदिवासी जो है एक ब्रांड के रूप में नेशनल लेवल पे उभरा है। आपका क्या मत है इस पे? देखिए, खूंटी में जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की थी और पूरे देश भर में खास करके आदिवासियों में जो उसमें काफ़ी जो पिछड़े हुए हैं प्रिमिटिव ट्राइब जो विलुप्त होने की श्रेणी में हैं। झारखंड में भी ऐसी जनजातियां हैं, लगभग 12 ऐसी जनजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार में है। इसके अलावा देश में ऐसे कई जगहों पे जनजातियां हैं जो एकदम से अलग रहती हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम और एक ये बहुत बड़ा अभियान जो है वो आज से 2.5-3 वर्ष पहले आरंभ किया गया, जिसमें लगभग 1,30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और जिसको लागू करके इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि जनजातीय समुदाय जो है वो आज आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में एक जो इनका जो अपनी जो एक इनकी इंस्टिंक्ट है या तो इनकी कला हो, आज एक पूरा ब्रांड बन चुका है। अभी दिल्ली में भी सरस मेला संपन्न हुआ, वहाँ आदिवासी महिलाएं अब ये जो उनकी कारीगरी वो आगे बढ़ गई है। अब तो उनकी ज्वेलरी तक जो है वो आदिवा ब्रांड से वो पूरी दुनिया के सामने आ रही है और जो वैश्विक प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के उन पे जो है वो उनकी कला जो है वो सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं से ये जो एक वैश्विक प्लेटफॉर्म मिला है तो कहीं ना कहीं से ये सरकार की सोच है, सरकारों का समन्वय है, आपस का भागीदारी भी उनकी बढ़ी है। जाहिर तौर पे राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। आप अगर देखेंगे तो पूरे देश भर में 10 राज्य हैं जो शेड्यूल्ड राज्य हैं। वहाँ जो पहले इन राज्यों में खास करके जो पहुँचता था दिल्ली का जो फंड है वो काफ़ी कम पहुँचता था, लेकिन पूर्वोदय स्कीम जब इन्होंने स्टार्ट किया, ये देखिए ये इसकी नींव जो है वो पहले थोड़े समय के लिए अटल जी की सरकार थी उस समय रखी गई थी। उस पूरे प्रोसेस को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया और पिछले 11 वर्षों में आप देखेंगे कि खास तौर पे उन क्षेत्रों का ध्यान रखना, पूर्व से लेकर के उत्तर पूर्व तक के जो राज्य हैं, और वहाँ यही नहीं है, वहाँ बड़े ही साजिशपूर्ण तरीके से वहाँ के लोगों के कल्चर को परिवर्तन करने की भी इसकी मुहिम चल रही थी। उसको रोकना, बाहरी अतिक्रमण को रोकना। भारत जो है वो एक साथ कई सारे बाहर के प्रभावों को झेलता है, चाहे वो कल्चर बदलने की जब बातचीत हुई तो कुछ खास लोगों का सेवा के नाम पर परिवर्तन कर देना, उनके आस्था पे चोट करना, ये कई सारी बातें हैं। सांस्कृतिक संरक्षण, आदिवासियों का सांस्कृतिक संरक्षण जो है ये महत्वपूर्ण है और ये भी बड़ा जो है वो कि झारखंड जैसे राज्य को इससे फायदा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये विजन भी है कि झारखंड को पूर्वी राज्यों का इंजन बनाना है ताकि जो ये राज्य है वो ज़्यादा तेजी से भाग सके। जीवन रंजन जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देश में इतने सालों से जो है सरकारें थीं, लेकिन हमारे गांव में जो खास तौर पे जो बहू बेटियों को जो है वो शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे लगता है कि देश का पहला कोई आदमी प्रधानमंत्री के रूप में आया जो इस बात को सोचा, महसूस किया और घर घर में इज्जत घर उन्होंने के नाम से जो शौचालय है वो इज्जत घर के रूप में माना जाता है। ये कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? हम लोग बातचीत के शुरुआत में भी हमने कहा कि एक ऐसा मुखिया जो घर तक का सोचे और एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग जब भी चर्चा करते हैं वो खुद भी अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने बहुत कमियां देखी, फिर वो संघर्ष किए और आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया होगा। और सच में ये जो जब योजना ये आई थी उस समय को आप याद करिए, तब तरह तरह का नारा दिया गया कि कैसे लोग जाएगा इंडिया, कैसे क्या होगा, कई बातें हुई। लेकिन आज आप देखिए जब किसी इलाके में अगर वो सुविधा किसी घर में नहीं हो पाई है तो उस घर की एक बेटी आती है, एक बच्चा आता है, एक महिला आती है और कहती है कि भाई ये बनवाओ तभी हम इस घर में रहेंगे। ये जागरूकता हो गई, ये शब्द दिया उन्होंने।
तो ये एक देखिए, कभी भी सिर्फ योजना देना बड़ी बात नहीं है। योजना के साथ लोग को जोड़ना, उसमें विश्वास पैदा करना, और ये महसूस हम करें कि नहीं, हमने उस लड़की ने कई ऐसे केसेज आए सामने में, हम लोगों ने अखबारों में छापा कि बहुओं ने कहा कि हम शादी में तभी जाएंगे जब उस घर में शौचालय होगा। तो ये विश्वास, चूंकि उसको पता है कि हमारा जो वो देश का जो नेता है, जो हम सबके ऊपर बैठा हुआ है, उस आदमी ने ये अधिकार दिया है। तो एक तो बड़ी बात हुई कि उन्होंने अधिकार दिया और पैसा भी दिया बनाने का, परिवार को भी कहा कि तुमको बनवाना होगा, और अगर आप नहीं बनवा रहे हैं तो आपको चेक करने के लिए भी अधिकारी बैठाए गए, ताकि आप उसे किसी कारणवश आप नहीं बनवा पा रहे तो उसे करिए। दूसरी बात, एक प्रदीप भाई जो कह रहे थे अभी, तो हम इस पूरे कार्यकाल का उठा करके सम्मानों पर एक नजर डाल लीजिए। पद्म श्री, पद्म भूषण, इन सम्मानों पर आप डाल लीजिए। और मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, अभी ओडिशा से जो जिनको सम्मान मिला जब वो गए थे, वो कवि हैं, उन्होंने कहा उनके पास सिर्फ 2 वस्त्र हैं पहनने के लिए, लेकिन उनकी कविताएं जबरदस्त हैं, वो पूरा देश उसका वो मुरीद है, और उनको ये सम्मान मिला। जबकि पहले क्या था, ये स्थिति नहीं थी। अब ओपन फोरम है, आप अपनी बात रखिए, आप अपने चीजों को रखिए, और आपको तो उस लिस्ट को भी आप देखिए, तो वो न सिर्फ मतलब चूजी लोगों का नहीं रह गया, वो जो सच में कि आप हमको रिकमेंडेशन करते होंगे इस टाइप का, लेकिन अब वो स्थिति अब क्या है कि अगर टैलेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे। और हर फील्ड में हम लोगों ने देखा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी आपको खर्च मिल रहा है, पढ़िए साहब, आगे बढ़िए। आप अगर किसानी करना चाहते हैं तो आपको उससे मदद है, आप करिए किसानी, बहुत बढ़िया करिए। किसानी को भी उतना ही प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हम सिर्फ पैसा नहीं खाएंगे, हमको अन्न खाने के लिए चाहिए। तो देश में पीएम सम्मान योजना हो या किसानों के लिए जो भी योजनाएं, लगातार योजनाओं की मतलब जो आप करना चाहते हैं वही कीजिए। अभी जब खेती किसानी तो महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, एक चीज जो है हम लोग उसकी आलोचना करते हैं कि ये गेम बनाना, कि गेम खेल रहा है बच्चा और ये कर रहा है, लेकिन क्योंकि वैश्विक स्तर पे एक नया वो आयाम है रोजगार, बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ही बनाया। निश्चित तौर वो INB के मुंबई में एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, और जो बच्चे क्रिएटिव आर्ट्स के फील्ड में आ रहे हैं वो वहाँ पे सीख रहे हैं। प्रदीप जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखबारों में कई बार जो है खबरें देखने को मिलती है कि मिलती थी कि छोटे लोग, हम बड़े लोगों को तो भाई लोन मिल जाता है आसानी के साथ, हाँ, आत्मनिर्भर भारत के तहत, लेकिन जो छोटे लोग थे, जो ठेला खोमचा वाला या जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने लोन देना जो है वो बहुत ही आसान बनवा दिया है। उसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा असर है। इन 11 सालों में देश में 50 करोड़ नए खाते खुले बैंक के, जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खुले हैं। और ये सामाजिक सुरक्षा की जो मुहिम थी, जो छोटे छोटे जो वेंडर्स थे वो कार्य करते थे, आप ये नहीं देखेंगे कि उनके बिजनेस से लेकर के उनके सामाजिक संरक्षण तक की बात जो है वो केंद्र ने सोची। और इसलिए जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया, कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो एक सर्विस के तहत उनको लाया, और ये उसमें प्रावधान किया गया कि उनके लिए संरक्षण भी जो है वो संस्थागत संरक्षण देना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जनधन योजनाओं के जरिए 50 करोड़ जब नए खाते खुले, आपने अभी से जो बातचीत की शौचालय की, 4 करोड़ नए पक्का घर बने। आप ये समझिए कि मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ पिछले 10 से 11 वर्षों में, तो उनका जब सामाजिक स्तर है वो शोध करने योग्य है कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो आदिवासी इलाके हैं उनके बच्चे, खास करके कई सारे ऐसी विधाएं हैं जिसमें वो बहुत अच्छा करके राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शानदार हॉकी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, इतना ज़्यादा जो है वो उनको बढ़ावा दिया। और ये बैंकिंग सेक्टर में जो लोगों को जो इन्वॉल्व हुआ, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 से 11 सालों में देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है। और जापान को पीछे धकेल करके, जापान इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति, उसको पीछे धकेल करके 4थे स्थान पे भारत ने जब कामयाबी पाई है। तो ये पूरी दुनिया जो है वो भारत को उम्मीद के नज़रों से देख रही है। और ये जो भारत का स्थान है, जो
नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य तय किया है वर्ष 2047 का, जब हमारे देश की आज़ादी का वो 100वां वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष जब हम लोग मनाएंगे, तो वो पूर्ण रूप से एक विकसित भारत के तौर पर और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर, तो उस दिशा पे आगे बढ़ाना, तो एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ाना, तो कहते हैं कि पहले से जब पूर्व योजना बनाएंगे तो वही योजना पूर्ण होगी। तो एक लक्ष्य बना करके आगे आगे लोगों को ले जाना और हर दृष्टिकोण से संसाधनों का विकास करके, जो मानव संसाधन हैं उनका विकास करके, लोगों का संरक्षण कर, सामाजिक पहल कर, चारों तरफ से जो है उन्होंने प्रदीप जी जब अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने कर दी, तो अब हम जीएसटी पे बात करेंगे कि अब जीएसटी कल के बाद बदलाव हो जाएगा 22 तारीख जी, 22 के बाद, मतलब जी। अब जो नेक्स्ट वर्किंग डे है, तो 22 से आपको नए स्लैब दिखेंगे। बिल्कुल, उसका क्या असर देख रहे हैं आप? अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, कई लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन ऐसे विरोधियों को आप क्या ज्ञान देना चाहेंगे? जीएसटी के लिए जब बैठकों का दौर चल रहा था, उस वक्त माननीय हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में। उस वक्त बैठकों का दौर चल रहा था, हर राज्य के फिनांस के लोग, वित्त मंत्री, सब लोग थे। उस दौरान एक आध मौके पर रहने का मौका मिला था किसी कारणवश। उस वक्त किसी के एक पूरा धड़ा था जिसके समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, होना क्या है इसमें। तो वो एकदम अपने पूंछ पर खड़ा हुआ था और एक धड़ा एकदम चुप, साइलेंट। लेकिन किसी के पास जब ये अंत में कहा जाता था कि आप भाई 100 वर्ड में बताइए कि क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों ने, लगभग मेरे ख्याल से 150 के आसपास बैठकें हुई थी उस दौरान, तो कोई उसमें कुछ बोला नहीं। उसके पहले के दौर में आप चले जाइए, तो जब भी बजट सेशन होता था, बजट होता था, उसके बाद हम लोग छापते थे कि सिगरेट पर ये हो गया तो इस पर बढ़ा दिया, फिर एक हंगामा शुरू होता था, आंदोलन का दौर। जब जीएसटी को लागू कर दिया गया, फिर सब जितने राज्य उस वक्त थे कि जिनका विरोध था कि भाई ये तो बहुत खराब है, अन्याय हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कोई धीरे धीरे साइलेंट हो गया। और अब किसी को भी ये नहीं सोचने की जरूरत है कि पैसे कहाँ से आएंगे देश में, राज्य में विकास के लिए। अब जब बहुत अच्छा हो गया, उसके पहले जितने लोग थे विरोधी वो सब खुश हो गए, शांत हो गए। अब जब इसमें ये उस वक्त भी कहा गया था कि इसका आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है देश के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, आमद के हिसाब से। और देखिए, हमने शुरू में भी कहा कि भारत उस तरह का देश है जो कि घर में, एक जैसे गरीब के घर में, चाहे किसी भी घर में जाइए तो एक पेटी होता है, घर का एक मुखिया होता है, उसमें पैसे रहते हैं। अब तो बैंक में वो मुखिया डिसाइड करता है कि चावल में जाएगा, दाल में जाएगा, इसमें जाएगा। तो उस तरीके से जीएसटी के पैसों का वो बंटवारा अपने राज्य और कंट्री के हिसाब से होता था। अब उसमें है कि नहीं, ये इतने पैसे कम हो जाए, तो अब एक नया शुरू हुआ है कि नहीं, राज्यों ने कहा हमको 2000 करोड़ का घाटा हो जाएगा, हमको इतने का घाटा हो जाएगा। कई फिनांस मिनिस्टर ने ये बात फिर कही। तो ये जब पहली खबर आई थी तब हमको याद आया वो मीटिंग में जो लोग बोल रहे थे, वो मेरे ख्याल से देश की जो अभी मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में कोई भी खराब कदम उठाने के लिए देश का मुखिया यानी प्रधानमंत्री जी कभी नहीं तैयार होंगे। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो कमी हो रही है, ये इतने मीटिंग और रीडिंग के बाद देश के आम जनता की आमद, राज्यों को इससे आमद, देश को इससे आमद और व्यवसाय की व्यवस्था को देख करके हुआ है। तो निश्चित तौर पे आपने कहा, तो मैं कहना चाहूँगा सबको कि आप फिर परेशान मत होइए। अरुण जेटली जी जब ला रहे थे तो आप जितने परेशान थे और आप उसके बाद बहुत खुश हो गए, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको ऐसे ही इसका फ़ायदा मिलेगा, आप आम जनता को भी वो उसका बेनिफिट मिलेगा और आपको भी मिलेगा। और इस बार निश्चित तौर पे अगर व्यवसायियों की तरफ से हम देखें तो उनका विश्वकर्मा पूजा बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि मार्केटिंग पर एक ब्रेक लगा। लोग के दिमाग में आया कि नहीं 22 के बाद जो चीज़ें आएंगे तो क्या चेंज होगा। लेकिन आपका ये फेस्टिव सीजन
बहुत बढ़िया होगा। मतलब मुझे लग व्यवसाय। रहा है कि दिवाली जी। इस बार जो है हाँ, ना, बहुत जबरदस्त। दशहरा और आपको दीपावली 22 से ही आपकी- दिवाली की बिल्कुल, दिया जो है बिल्कुल, जलने शुरू बिल्कुल, हो जाएंगे। दिए जलने शुरू हो जाएंगे, तो आप परेशान नहीं हो। ये जीएसटी में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, तो आप एक पूरा वर्ग बैठा हुआ, अधिकारियों का एक बहुत बड़ा भाग बैठा हुआ, वही गुना भाग कर रहा है, उस पर भी आपको छोड़ मतलब दीजिए। उसके लिए एक्सपर्ट लोग जब हैं, जब प्रधान जी, आपको उस वक्त आपने विश्वास किया, बाद में कुछ न चाहते हुए विश्वास किया, कुछ ने चाहते हुए विश्वास किया, और आप बहुत ही लाभ में रहे, फायदे में रहे, आपको कोई नफा नुकसान का वो नहीं करना पड़ा अपने हर बार बजट के वक्त, तो अभी भी ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि तमाम बातों के बाद भी आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि भारत भाव से चलने वाला देश है। इस देश में जो सबसे नीचे ग्रास रूट वाला है उसके बारे में उतना ही सोचेगा, और टॉप में बैठा हुआ उतना ही सोचेगा, तभी हमारा देश उस तरीके से आगे बढ़ेगा जैसे बढ़ता है। तो ये उसी रूप में हमारा आगे देश बढ़ आगे भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। ये कार्यक्रम खत्म करने का ये समय आ गया, लेकिन फाइनल टेक प्रदीप जी से मैं लूंगा कि प्रदीप जी, आपकी नज़र में ये विकास यात्रा जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहाँ तक पहुंची है, और आने वाले समय में आप इसको क्या देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचेंगे? देखिए, मैं तो कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर देख रहा हूँ, और ये बहुत जल्द जो है वो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, और ये कोई जैसे भावनात्मक बात नहीं है, ये व्यवहारिक चीज़ है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में जिस तरीके से संतुलित तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं है। आगे आने वाला जो समय है, हमारा भारत का जो भविष्य है वो बहुत सुरक्षित हाथों में है, और भारत पूरी दुनिया को राह दिखाने का जो उसका जो एक पुराना जो किरदार रहा है भारत का, आपने बहुत उस पे आगे बढ़ रहा है। आपने बहुत अंतिम में बहुत एक बढ़िया लाइन दिया है। जीवेश जी ने भी शुरू में एक बढ़िया लाइन दिया था कि विश्वास, और आपने आखिर में सही में कहा कि भारत एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, और जब भारत का भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है तो भारत जो है दुनिया के तमाम देशों को हर क्षेत्र में पछाड़ के नंबर 1 देश जरूर बनेगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।